सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों का संडे जो है वो अच्छा गुजर रहा है और आपका रोज़ा उससे भी ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है, बिकॉज़ नाउ वी हैव एंटर्ड, हम लोग दाखिल हो गए हैं रमज़ान के लास्ट पार्ट पे। एंड वक्त जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है कि मुझे खुद नहीं समझ में आई कि कहाँ गया, वेयर द टाइम वेंट। हम आखिरी अशरे में आ गए हैं। आज का इनफैक्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी के बारे में है। हम लोग बात करेंगे आप लोगों से लैलतुल क़द्र की अहमियत के बारे में, जो कि एक ताक रात है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर इबादत करना हज़ारों महीनों से ज़्यादा अफजल है। तो इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे लेटर ऑन इन द शो। मगर आज का जो सवाल है, जो मेरे पास आज का पहला सवाल है वो ये है कि सूरह अल-क़द्र का कुरान के मुताबिक सीरियल नंबर क्या है। सूरह क़द्र जो है जिसके अंदर लैलतुल क़द्र का ज़िक्र है, उसका कुरान के मुताबिक सीरियल नंबर क्या है। अगर आप मुझे कॉल करके इसका जवाब देंगे तो मेरे पास आपके इफ्तार वाउचर्स हैं फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा और फ्रॉम जशन रेस्टोरेंट, जशन बाय जिनसोय और न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से मेरे पास ये आपके लिए इफ्तार वाउचर्स हैं। बताती चलूँ कि जशन जो है वो कराची के अंदर है और जो न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा है वो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा और पेशावर के अंदर मौजूद। तो आप ये अवेल कर सकते हैं अगर आप इस सवाल का जवाब दें। इसके अलावा मेरे पास एक अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैबुलस किस्म की गिफ्ट बास्केट है और इस गिफ्ट बास्केट के साथ जो सवाल जुड़ा हुआ है वो मैं पूरे हफ्ते पूछती रही हूँ। आज आई विल अनाउंस द विनर एट द एंड ऑफ द शो। अगर आपने आज भी कॉल करके मुझे इसका करेक्ट जवाब देना है तो ये गिफ्ट बास्केट हमारी तरफ से आपकी हुई। और सवाल ये है कि कौन सी ऐसी सब्ज़ी है जिसका मैं बहुत ज़्यादा बजट के अंदर हर रोज़ तज़किरा करती हूँ, जिसके साथ मैं पर्सनली बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, उसकी स्टोरेज के बारे में उसका बहुत जिक्र करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कॉल करके इन दोनों सवालों का जवाब दें एंड यू कुड पोटेंशली विन एन अमेजिंग इफ्तारी वाउचर भी आप जीत सकते हैं और एक अमेजिंग किस्म की गिफ्ट बास्केट भी जीत सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आपको बिकॉज़ आई थिंक कि हमें इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम भी एकदम से गुज़र रहा है, तो मैं फ़र्दर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती और लेकर चल के जाना चाहती हूँ आप लोगों को दीन और दुनिया की तरफ। तो मेरे साथ मेरी अगली मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं। इनका नाम है अफशा खालिद, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अफशा मुझे ये बताएं कि रमज़ान जो है वो बाकी महीनों से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, महीने तो इस्लाम के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ज़ाहिर है कि ये एक टाइम है जो हर इंसान को दिया गया है, लेकिन स्पिरिचुअली अगर देखें तो यस, रमज़ान को बाकी महीनों पर फजीलत है। एक तो ये कि ये वो महीना है जिसमें ऑलमोस्ट सारी जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो नाजिल हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो स्क्रोल्स थे वो भी फ़र्स्ट रमज़ान को नाजिल हुए। तौरात जो है वो 6 को नाजिल हुई। इसी तरह इंजील के बारे में आता है वो 13th की है। फिर ज़बूर के बारे में आता है वो भी 18th को है। यानी कि जो डेट्स आ रही हैं वो सारी रमज़ान की आ रही हैं। और फिर जब कुरान नाजिल हुआ था, जब सूरह अल-अलक़ की वो जो 5 आई थी आयतें, तो वो भी कहते हैं कि जो सही रवायात में आता है कि वो 24th का डे था, यानी कि वो जो रात थी वो 25th की लैलतुल क़द्र की रात थी। अच्छा, तो इसलिए एक तो ये कि जो बुक्स रिवील हुई हैं वो सारी रमज़ान में हुई हैं। दूसरी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु की रवायत से पता चलता है कि इस महीने में एक तो दरवाज़े जहन्नम के बंद होते हैं, जन्नत के खुलते हैं, विच मीन्स के दिस इज़ वन मंथ जिसमें सबको बहुत ओपन अपॉर्चुनिटी मिलती है, आसानी मिलती है कि वो अपने लिए कितना एक और कमा सकते हैं। उसके बाद ये बहुत रहमत और बरकतों वाला महीना जिसका अजर अल्लाह हैज़ स्पेसिफाइड टू हिमसेल्फ। ही सेज़ रोज़ा इज़ फॉर मी एंड आई विल पे बैक। सो उसका किसी और से कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि इसमें लास्ट 10 नाइट्स की जो ताक रातें हैं उसमें लैलतुल क़द्र आएगी। तो लैलतुल क़द्र का इंशाल्लाह वो भी हम और भी देखेंगे कि लैलतुल क़द्र की सिग्निफिकेंस रमज़ान के महीने से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, रेवलेशन ऑफ द कुरान रमज़ान के महीने से जुड़ा हुआ है। फिर इसी में रोज़े की अजर अल्लाह ने अपने साथ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इस महीने में जो भी काम इंसान करता है उसकी बहुत
जो रिवॉर्ड है वो मल्टीप्लाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स। फॉर एग्जांपल आपने अगर ज़कात ही देनी है या आपने सदका करना है या आपने कोई भी और अच्छा काम करना है, आम दिनों में जो आप करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर उसका मिनिमम 10 है तो रमज़ान में किए हुए की कोई लिमिट नहीं है। फिर इट ऑल डिपेंड्स, हाँ, अल्लाह ताला। फिर इसमें जो एक और बेनिफिट मिलता है वो है क़यामुल लैल का, विच इज़ जिसको हम तरावी कहते हैं, जी बिल्कुल, विच इज़ इक्विवेलेंट टू तहज्जुद। ठीक है, तो हर चीज़ जो है ना वो अपनी जगह से हिल जाती है और मैनी टाइम्स मैनी फोल्ड्स उसका इजाफा हो जाता है। इसलिए इस महीने की जो है ना वो कदर और इसकी जो रहमतें हैं वो बाकी महीनों से ज़्यादा हैं। ये महीना इतना जल्दी क्यों गुजरता है? आई नो कि रिलीजियस क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैं हर किसी से ये बात करी, मुझे लग रहा है कि मैंने अभी पलक झपकी थी और अभी रमज़ान शुरू हुआ था, और जब शुरू हुआ था मैंने कहा ओ अभी तो 30 दिन हैं पूरे। आज मैं आपसे बैठ के यहाँ पे बात करी हूँ, आई फील लाइक कहाँ गया? एग्जैक्टली आई थिंक ये हमारा 3rd संडे साथ जा रहा है एंड वी आर ऑलमोस्ट एंटरिंग द लास्ट अशरा। इसकी जब सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि ये अल्लाह का महीना है ना, क्योंकि उसने कहा है ना आई एम गोइंग टू पे बैक, तो इसीलिए इस महीने में आसानियाँ भी बहुत रख दी जाती हैं और हम लोग उसका एक एक दिन गिन रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स। अगर आप देखें तो हम रमज़ान की तारीखें गिनते भी हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें हर अमल, वेदर इट्स फास्टिंग, वेदर इट्स एनी अदर डीड, अल्लाह की तरफ से वो इंसानों के लिए इतना आसान कर दिया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि इसकी जितनी रमज़ान से पहले हर कोई रमज़ान आ रहा है, रोज़े आ रहे हैं, रोज़ कैसे रखेंगे, क्या होगा, गर्मी बड़ी है, गर्मी है, काम है, कैसे करेंगे। वी हैव सो मेनी फियर्स एंड इफ़ यू नोटिस वी हैव दीज सिमिलर फियर्स फॉर पीपल हु आर गोइंग फॉर हज ऑल्सो। यस, लेकिन जब वो हज करके आप उनसे ज़्यादातर लोगों से सुनेंगे कि इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इट वॉज ईजी, पता भी नहीं चला। सो डेफिनेटली अल्लाह ताला की जो ये ख़ास जो दिन है उसमें एक ख़ास रहमत आती है विच मेक्स एवरीथिंग ईजी फॉर अस। दैट्स अमेजिंग। हमारे साथ एक कॉलर है अनम। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और टॉपिक भी आपने बहुत अच्छा चूज़ किया, ज़ाहिर बात है। और मैंने आपसे कहना था, आपने ना शब कदर के बारे में एक जो है ना, यानी कौन कौन सी रात में पहचान होती है ये भी बताइएगा कि कौन से पूछा जा रही है, पहचान क्या है उसकी। और जवाब देने जाऊंगी 97, और आपकी बास्केट का है, आप जो है ना टमाटर का जिक्र बहुत करती हैं। थैंक यू सो मच अनम आपका कॉल करने का। मैं बाकी में एक ऐसी सब्ज़ी है, मैं उसका आई विल रिवील एट द एंड कि वो कौन सी सब्ज़ी है, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि मैं उसका इतना ज़्यादा बात करती हूँ, बट अपेरेंटली आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर वेजिटेबल। थैंक यू सो मच अनम। आई होप कि आपका रोज़ा जो है वो अमेजिंग हो और आपकी इफ्तार भी अमेजिंग हो। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अनम ने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया जो कि हम बात करना चाहते थे। वी वांट टू टॉक अबाउट लैलतुल कदर ऑफ कोर्स। जी ज़रूर। बट अब वो ये बात उन्होंने जो एक टॉपिक छेड़ दिया तो भी आई थॉट कि हम थोड़ा देर में बात करेंगे। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दुआ, हम लोग दुआ, मेरे ख्याल में अब जब बहुत सारे लोगों का दुआ एक तो मांगते कम है, जब एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी होती है तब दुआ मांगते हैं। जब बहुत ज़्यादा, जब आपको मतलब हर तरह का, जब व्हेन एवरीथिंग एंड ऑल होप इन अदर थिंग्स इज लॉस्ट, तब दुआ मांगे एज अ लास्ट स्टोन टू टच। हाँ, लास्ट स्टोन टू टच। और पहले क्यों नहीं मांगते समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम इंक्लूडिंग मी। अक्सर ऐसे होता है कि मैं अपने आप को फिर बाद में कोसते हैं कि यार पहले मांग लेनी चाहिए थी। व्हाई डिड वी नॉट talk to and converse with Allah? Definitely. तो इसके बारे में हम बात करेंगे अफशा से और पूछेंगे कि इसका हमें कब मांगनी चाहिए, किस तरीके से मांगनी चाहिए, दुआ करने का क्या क्या करेक्ट तरीका होता है। मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ एक कॉलर है हमजा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमजा? मैं बिल्कुल ठीक। जी हमजा, मैं बिल्कुल ठीक। और आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना था आज। आपने एक क्वेश्चन पूछा है सूरत का, तो वो सूरत नंबर 97 है। और दूसरा आपने एक और क्वेश्चन भी पूछा है जो आप कह रही थी कि मैं रोज जो उसका जिक्र करती हूँ,
तो वो टोमेटो है। टोमेटो है। थैंक यू हमजा। हमजा मुझे ये बताएं कि आपने आज रोज़ा रखा हुआ है? जी मैं रखता हूँ सारे। वेरी गुड बॉय, दैट इज सो गुड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई एम श्योर आपकी मामा भी आपसे बहुत खुश होंगी। जी थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर अ वेरी वेरी गुड बॉय, आई कैन टेल फ्रॉम योर वॉइस। तो अफशा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, दिस इज हार्टन्स मी बाय द वे, जब इस तरह के बच्चे मुझे कॉल करते हैं मेरा दिल बड़ा हो जाता है कि यू नो दे लाइक ही इज सच अ गुड बॉय। सारे रोज़े माशाल्लाह रखे हुए हमजा ने। मुझे ये बताएं अफशा कि इस अशरे के अंदर हमें किस तरह की दुआएं मांगनी चाहिए? कोई स्पेसिफिक दुआ है जो हम करें अपने आप को अल्लाह की यू नो अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए? यस, नबी सल्लम की हमें डेफिनेटली मिलती है। हज़रत आयशा ने आपसे पूछा था कि अगर हमें लास्ट 10 नाइट्स मिलें तो फिर हम क्या मांगें, और उस पर नबी सल्लम ने फरमाया था कि तुम कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, कि अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर दे और माफ़ करने को तू पसंद करता है। अल्लाह ताला लाइक्स टू फॉरगिव, सो देन फॉरगिव मी। सो उसमें हम देखते हैं कि जो वर्ड आ रहा है ना अफ़ का, सो देयर आर लॉट ऑफ अदर वर्ड्स ऑल्सो जिसमें अल्लाह ताला का हमें मिलता है कि अल्लाह ताला माफ़ करते हैं, लेकिन वाई दिस वर्ड अफ़ इसीलिए क्योंकि अफ़ का मतलब होता है टू डिलीट, कि अगर मेरे बुक ऑफ डीड्स में कोई ऐसे गलत अमाल लिखे हुए हैं जिसकी वजह से आई कैन गेट इनटू ट्रबल, तो मेरे वो वहाँ से अल्लाह ताला डिलीट कर दें, बस उसको हटा दें, बिल्कुल फॉरएवर उसको वहाँ से निकाल दें। सो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को स्पेसिफिकली हमें कहा, बिकॉज देखिए आम दिनों में तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करता है, ही इज़ गफूरुर रहीम। तो गफ़रा में ये होता है दैट योर सिन्स आर देयर, यू कैन बी क्वेश्चन, लेकिन अल्लाह ताला उनको ढांप देंगे, यू नो ही विल कंसील इट, ही विल कवर इट, ही इज़ नॉट गोइंग टू यू नो रेट्रिब्यूट यू ऑन इट। लेकिन अफ़ में यह है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के लिए कहा है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाह जस्ट डिलीट माई बैड डीड्स फ्रॉम माई बुक। ये एक स्पेसिफिक दुआ है इन 10 दिनों की। और इस दुआ को किसी टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम है, किसी स्पेशल नमाज में, किसी रकात में, किस टाइम पर? वैसे तो देखें ये तो महीना ही बहुत रहमतों का है, दुआएं तो हमें उठते बैठते ही मांगनी है। क्यों? क्योंकि रमज़ान के महीने की कबूलियत वैसे ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन पूरे दिन में से जो सहरी और अफ्तार का टाइम है, ये स्पेसिफिकली कबूलियत का, जिसको ये होता है ना कि एक तो आप दुआ मांग रहे हैं लेकिन वो कौन से टाइम्स हैं जिस पे कबूल होगी लाजमन, दैट्स द सहरी टाइम विच इज़ ऑल्सो द तहज्जुद टाइम एंड द टाइम व्हेन वी आर डूइंग सहरी। फिर अफ्तारी के टाइम पे जब हम रोज़ा खोलने के लिए बैठते हैं तो कोशिश करें 5-10 मिनट पहले ना सारे काम छोड़ के और फिर सिर्फ अपनी दुआएं मांगें। बहुत से लोग होते हैं उस वक्त किचन से हम लोग हम अक्सरियत का यही हाल है कि उस वक्त समोसे पकौड़े टेबल पर आ रहे होते हैं गरम गरम, है ना, तो बस 5-10 मिनट दे दें अपने आप को, बेशक ठंडे खा लें लेकिन उस वक्त दुआ करें। उसके बाद जो अज़ान होती है, अज़ान के बाद की दुआ, और जब नमाज की जब जमात खड़ी होती है उसमें इकामत की जाती है, तो अज़ान से इकामत का जो मिडिल पार्ट है ये सारा कबूलियत का है। सिमिलरली अगर आप किसी रोज़ेदार के घर जाएं तो वहाँ भी दुआ करें, सफ़र है, बीमारी है, कोई उसके पास जाएं तो बहुत से, फ्राइडे का दिन आएगा, तो ये बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत से टाइम, बहुत सारे टाइम हैं। हम इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो थोड़ी सी डिटेल करेंगे, मगर अभी जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, देखते रहिएगा। वेलकम बैक एवरीवन। अभी हम लोग ब्रेक के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, वो ये कि इंसान जो है, हम सब, मैं, आप, हम सब लोगों के अंदर रिजिलियंस है। हम सब लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो रिजिलियंस कभी अच्छी भी होती है मगर कभी कभार बहुत बुरी चीज़ होती है। उसकी वजह ये है कि हम लोग भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जब अल्लाह से रुजू करते हैं तब सारे का सारा होप जो है, जब सब ख़त्म हो जाता है ना, जब दुनिया कह देती है कि ओके टाटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, दुनिया की हर तरह की टेक्नोलॉजी कुछ भी आपके लिए, कोई जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर हम अल्लाह से रुजू करते हैं। मैं अफशा आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या दुआ हमें पहले से मांगनी चाहिए, उसका
क्या फ़र्क ज़्यादा होता है? अच्छा देखो, इसमें रूज ऐसा है कि डेफिनेटली हम बहुत सी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ों के लिए हम अपने रूटीन में सोच रहे होते हैं, लेकिन हम यही समझ रहे होते हैं कि खुद से खुद बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं और वो होती रहेंगी। दुआ एक ऐसी चीज़ है, नंबर 1 फॉर अ मुस्लिम इट वर्क्स लाइक अ वेपन। इट्स योर सिक्योरिटी, राइट, और आपको सेफ्टी देती है। ये 2 चीज़ें करती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो नंबर 1 तो ये, किसी भी चीज़ को प्लान कर रहे हो, नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल डे, सुबह का वक्त है, रात, व्हाटएवर, लेट द दुआ बी अ पार्ट ऑफ द बिगनिंग ऑफ एनीथिंग जो आप करने जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो दुआ के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा खैर और आफ़ियत, ये 2 चीज़ें याद रखें उरूज, खैर और आफ़ियत। बिकॉज़ बहुत सी चीज़ों के अंदर हम प्लान, डिस्कशन, सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं दिन की, लेकिन हम उसको समझ रहे होते हैं कि वो बस ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, बट हम ये नहीं सोच रहे होते कि उसके साथ बहुत सी चीज़ें और मनफी भी अटैच होकर आ सकती हैं। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्ची है जिसकी डिलीवरी होने वाली है। अब वो यही कहती है कि मेरी डेट आएगी, मैं जाऊंगी, मैं डिलीवर करके वापस आ जाऊंगी, है ना। फिर वो उसी के गिर्द अपनी प्लानिंग करती रहती है, अच्छा बच्चा किसके पास छोड़ूंगी, हॉस्पिटल में कौन रहेगा, कपड़े क्या, शी इज़ ओनली प्लानिंग दोज थिंग्स। लेकिन उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि डिलीवरी भी तो नॉर्मल हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, बच्चा भी खैरियत से बाहर हो और मैं खैरियत से घर आ जाऊं विथ माय हेल्थ। इसलिए हर प्लानिंग के साथ हमेशा अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये जो भी है, अल्लाह बस इसमें खैर हो। कितनी दफ़ा मेरे बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग आपस में घर में बात कर रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं अच्छा अम्मी कल चलेंगे, अच्छा अम्मी कल कर लेंगे, अच्छा वो आ जाएगी तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि बेटा कहो अच्छा इंशाल्लाह खैर हो, खैर से आएँ, खैर से जाएँ। तो दुआ डेफिनेटली अपनी हर चीज़ का हिस्सा बना लें, बस उसको मतलब रूटीन में हिस्सा बना लें, हर काम का हिस्सा बना लें। बिकॉज जब मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ कि हम लोग, बहुत बुरी बात है कि हम लोग बिल्कुल एंड पे जब सब सारे होप हर दुनिया से जब ख़त्म हो जाते हैं तब अल्लाह को रुजू करते हैं, इसलिए कि हमारे जहनों में आता ही नहीं है ना कि हमसे पहले हम लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि अच्छा प्लान बी ये इंसान एग्जैक्टली, प्लान सी मैं ये खुद कर लूँगा, प्लान फलाना गाड़ी, और उसमें इंसान यही समझ रहा होता है कि आई एम द डूअर, आई एम द डूअर एंड आई एम द कंट्रोलर। वो ये भूल जाता है कि उसकी आप देखिए नॉर्मल गाड़ी ड्राइव करने में हम रोज़ निकलते हैं अपने घरों से, खुद ड्राइव करते हैं, बट सम डेज इट्स नॉट द सेम, सो व्हाट गोज़ रॉन्ग ना। तो इसका मतलब है हम करने वाले भी नहीं हैं और हम कंट्रोल करने वाले भी नहीं हैं। सो डेफिनेटली ये 2 चीज़ें अपने रूटीन में शामिल कर लें। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम अगला सवाल जो आपसे पूछना चाहते हैं कि लैलातुल कदर की क्या अहमियत है, और उन्होंने कॉलर ने, मिनाहिल ने कॉल करके ये भी पूछा था हमसे कि क्या निशानियां हैं इस पर्टिकुलर रात की, इसके बारे में थोड़ा अच्छा देखिए, पहली तो बात यह है कि रमज़ान की आखिरी 10 रातों में लैलातुल कदर आनी है, ठीक है। 10 रातों को तो बहुत इम्पॉर्टेंट कहा गया, लेकिन उसमें से जो ऑड नाइट्स हैं विच इज़ 21, 21, 23, 25, 27, 29, ये वो रातें हैं 5 में से जिसमें से एक लैलातुल कदर होगी, ठीक है। मायने में अभी आपको इसके बताती हूँ, लेकिन पहले इसका वो पार्ट देख लेते हैं। इन 5 में से एक रात होगी। बिल्कुल। अक्सरियत जो सहाबा की और जो उलमा की जो इजमा है जिस राय पर ज़्यादा, वो 27th नाइट पर आता है। लेकिन ये भी कोई हतमी नहीं है कि 27वीं ही हर साल होगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात बता दी गई थी, लेकिन आपसे वो नॉलेज उठा ली गई थी, ठीक है। और उसकी हिकमत यही थी कि फिर अगर एक रात बता दी जाती हम सबको, तो शायद हम लोग बाकी रातों में कुछ ना करते, बिल्कुल, हम बस फिर उसी रात में करते, सारे मतलब सब कुछ, सारा फोकस वहीं हो जाता। तो मैं कहती हूँ उसमें अल्लाह की मेहरबानी रहमत है कि हम सारी रातें करते हैं। दूसरी बात यह कि कदर जो है ना, उसके बहुत सारे मायने आते हैं। एक तो ये इट मीन्स टू एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाना। फिर कदर एज पर सिग्निफिकेंस, ग्लोरी, कि आप जब अल्लाह की उस रात में इबादत करते हैं तो आपकी अल्लाह के अल्लाह की नज़र में आपकी वक़्त बढ़ जाती है, आप एलिवेट हो जाते हैं उस इबादत की वजह से। फिर लैलतुल कदर को उस रात के लिए, क्योंकि उसमें तंगी वाली रात भी कहा गया है, क्योंकि इतने एंजल्स विद हज़रत जिब्राइल उतरते हैं कि कहते हैं कि ज़मीन की कंकरियों के बराबर अर्थ जो है वो एंजल से भर जाएगी। सलामुन हिया हत्ता मतलल फजर है ना, तो सलामती, बिकॉज दे कीप ऑन प्रेइंग एंड प्रेइंग। अल्लाह और फरिश्ते
हर उन लोगों के लिए जो इस रात में इबादत कर रहे होते हैं उनके लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। और फिर इसको लैलतुल ताज़ीम भी कहा गया है। ताज़ीम का मतलब है इज़्ज़त है, कि अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त देता है उसको कुछ जो इसमें इबादत करते हैं। फिर ये कि ये लैलतुल बरका भी है, इसकी अपनी बहुत बरकतें हैं। तो इसी रात में वो फ़ैसले भी होने, इसीलिए इसको लैलतुल हुक्म भी कहा जाता है कि इस रात में वो तमाम फ़ैसले आप देखें, हम में से आपको याद होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे और इस रमज़ान में नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये रमज़ान फ़ैसला करवा देता है, अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़िम्मे डाल देते हैं किसकी मौत आएगी, कौन हज पे जाएगा, किसका कोई परेशानी आएगी, दुख आएगा, बीमारी आएगी, बच नहीं होगा, इसका रिस्क कितना होगा, बढ़ेगा, कम होगा। इसीलिए हमें कहा गया लैलतुल कदर में इतनी दुआएं करें, बिकॉज दुआ इज़ द ओनली थिंग विच कैन चेंज द कदर। तो इसीलिए इस रात को इम्पॉर्टेंट इसीलिए बनाया गया है कि हमने एक तो अपने आप को खुद जहन्नम से बचाना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यू विल सी सारा साल इबादत नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं रमज़ान में बहुत करते हैं, कुछ लोग होते हैं रमज़ान में भी नहीं करते। उनको एक चांस भी दिया गया है कि बचा लो अपने आप को, लैलतुल कदर में कर बचा लो। और आपको पता है कि इस सूरत से पहले सूरह कौसर नाजिल हुई थी एज पर रेवलेशन। सूरह कौसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी कि आपको हौज़ कौसर नसीब किया गया था। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरी उम्मत के लिए क्या होगा, तो इसलिए लैलतुल कदर जो है वो आपकी उम्मत के लिए फिर रखी गई थी कि फिर उनको अल्लाह ताला उसमें बख्शेगा भी और उनके लिए रहमतें और बरकतें होंगी। सो वन शुड नेवर एवर ट्राई, सोचे भी नहीं कि ये रात में सो जाए, बचा लें अपने आप को। हमारे साथ एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रूज? रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अजीम कैसे हैं आप? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना था और जो मैडम आई हैं उनसे भी सवाल करना था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो 97 है, सेकंड क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसी सब्जी है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बातचीत करती रही हूँ इस पूरी ट्रांसमिशन में? मेरे ख्याल से मैं भी आपको फॉलो तो करता हूँ, टमाटर मेरे ख्याल से है। थैंक यू जी। और कॉलर से सवाल ये करना था। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम सवाल ये करना था, जिस तरह के दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है और तीसरा जो है वो जहन्नुम की आग से मतलब आज़ादी का है। तो मेरा सवाल ये था कि बेसिकली जब अल्लाह ने सेकंड अशरे में हमें मग़फ़िरत के लिए जिस तरह इबादत का कहा और मग़फ़िरत मिल गई, तो थर्ड में हमें जहन्नुम की आग से खुलासी का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है? देखा जाए तो मतलब सेकंड अशरे में ही हमें मग़फ़िरत की बात की गई है और हमें मतलब एक मौका दिया गया है, तो मतलब हमने मग़फ़िरत पा ली अगर हमने इबादत की, अल्लाह से दुआ की। तो थर्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, मतलब जहन्नुम से। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम आपका ये सवाल करने का। हम इसका जवाब लेंगे। हम इस वक्त छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। अफशा से हम पूछेंगे कि इस सवाल का क्या जवाब है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ अफशा खालिद बैठी हुई हैं। एक अभी हमज़ा का कॉल आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि दूसरे अशरे के अंदर अगर मग़फ़िरत मांग ली तो फिर तीसरे अशरे में हम लोग दोबारा से क्यों कह रहे हैं कि जहन्नुम की आग से हमें छुटा दें? बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कोई इसको वो ना करे, लेकिन ये है कि ये वाली जो रवायत है ये इतनी ऑथेंटिक भी नहीं है। रमज़ान का महीना पूरा महीना माफ़ी मांगने का महीना है, पूरा महीना दुआएं मांगने का महीना है, पूरा महीना क़यामुल लैल का है और पूरा महीना कुरान के साथ जुड़ने का है। सो इट्स नॉट अबाउट द अशराज कि पहले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये। रवायत जो है ये ज़ईफ़ रवायात पे बेस करती हैं। सो नो नीड टू वरी, आप पहले में भी मांगें, दूसरे में भी मांगें और तीसरे में भी मांगें। और जब तक कि आप पूरे ईद उल फ़ितर का चाँद नहीं देख लेते, मांगते रहें, क्योंकि जो ईद की रात चाँद रात है उसको लैलतुल जज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि उस रात कॉम्पनसेशंस होनी है। तो जो कुछ आप मांगते रहे थे उसकी जज़ा उस रात मिल लिए। सो उस चांद रात को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चांद रात पे भी मांगें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने पूरा महीना जितनी मेहनत की थी उसकी जज़ा चांद रात पे मिलती है।
उसको लैलतुल जज़ा इसीलिए कहा भी जाता है। एंड व्हाट्स रियली सैड इज कि चांद रात पे तो एज अ नेशन हम सब लोग निकले होते हैं और हम कहते हैं अच्छा। और आपने देखा होगा बाज़ात बहुत से लोग अपनी तरावियाँ 10 दिन 15 दिन की कर लेते हैं, उसके बाद इधर उधर हॉप करते हैं, वहाँ तक मील अटेंड करते हैं और फिर चांद रात पे सारे समझते हैं दिस नाइट इज़ नॉट इवन फॉर अ तरावी, यू नो, वो उसको बिल्कुल ही डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट्स द नाइट ऑफ कॉम्पनसेशन। अच्छा हाँ, तो उसको मिस नहीं करें। तो आप पूरा महीना आप अपने लिए इस्तग़फ़ार मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहिए, इंशाल्लाह पूरा महीना ही फ़ायदा देगा। सही। अच्छा, और एक और हमारे पास कॉलर आई थी मिनाहिल, उन्होंने सवाल पूछा था कि लैलतुल क़दर की निशानियाँ क्या होती हैं? लैलतुल क़दर की निशानियों में कुछ जो रवायत मिलती हैं, एक तो ये, पहले तो सहाबा कराम को बाज़ औक़ात वो रात दिखा दी जाती थी ख्वाब में भी। दूसरा ये कि वो रात जो है उस दिन के जो सितारे होंगे ना, उस रात के सितारे जो हैं वो कहते हैं कि वो बहुत ब्रिलियंट होंगे, ठीक है। चाँद की जो अपनी रोशनी है वो स्टार्स को कवर करेगी। उस रात जब गुजरेगी तो अगला जो सूरज तुलू होगा वो बहुत वीक होगा, यानी कि बहुत इंटेंस शाओं के साथ नहीं होगा, बल्कि रेडिश लाली, रेडिश जिसको कहते हैं लाइक ऑन द रेडिश साइड तुलू होगा। उसके बाद आता है कि ये रात एक अनयूजुअल पीस रखेगी अपने अंदर। यू विल फील वेरी काम एंड अ वेरी अनयूजुअल काम। कुछ लोग कहते हैं जी वो नूर, कोई लाइट या कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है। मेरे इल्म में ऐसी कोई रवायत से मेरे इल्म में नहीं है कि कोई नूर नज़र आएगा। वो रात इट्सेल्फ एक काम वाली रात है, पीसफुल रात है, बस सलामती वाली रात है। फजर जो है वो उसकी रेडिश होगी, सितारे ब्रिलियंट होंगे रात को। चाँद के बारे में आता है कि उसकी रोशनी जो है वो सितारों को ढांपेगी, और ना तो वो रात बहुत गर्म होगी ना वो रात बहुत ठंडी होगी, मतलब कंफर्टेबल प्लेजेंट काम राइट होगी और बहुत पीसफुल होगी। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मतलब ऑब्वियसली आपने जिस तरह बोला कि जितनी भी ऑड नाइट्स हैं, क्या वो सिर्फ ऑड नाइट्स पे हम लोगों को इबादत करनी चाहिए या ऑल 10 नाइट्स पे करनी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम देखेंगे, आपकी सीरत में ये मिलता है कि पूरे साल में सबसे ज़्यादा इबादत लास्ट 10 नाइट्स में आपने की है। आप अपने घर वालों को भी उठाया करते थे। अच्छा, ऑड और इवन का? ऑड और इवन इसलिए कि ताक रात है ना, लैलतुल क़दर में था ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर। उस रात कुरान नाजिल हुआ था फ्रॉम लौहे महफूज टू बैतुल इज़्ज़ा, ठीक है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और उस रात की इबादत हम सबको पता है कितनी हज़ार रातों से बेहतर है। सो दैट्स ऑलमोस्ट 83 ईयर्स। लेकिन इबादत हम ये ना करें कि ऑड नाइट्स पे तो करें और इवन नाइट्स पे हम लोग फ्री कर लें अपने आप को, नहीं, पूरी 10 रातों में। इसलिए कि उसमें आपकी चैरिटी, आपकी ज़कात, आपका छोटा सा छोटा अमल इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा कि क्यों उस अपॉर्चुनिटी को मिस करें। उसके बाद कोशिश करें कि इन रातों में अपने रिलेशनशिप्स की रिपेयर्स करें। इन रातों में जिनके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, दिल ख़राब हुए हैं, जेलसी आई हुई है, कहीं कोई नाराज़गी हुई हुई है, नाराज़गियाँ हुई हुई हैं, इन रातों को मेक अप फॉर दोज नाइट्स, बिकॉज इसका अजर बहुत ज़्यादा है। इन रातों को यूज़ करें फॉर द मैक्सिमम गुड डीड। रास्ते से अगर एक तिनका भी उठाना नज़र आ जाए, डोंट मिस इट। तो 5 रातों पे ना मखसूस करें, वो तो है ही, लेकिन 10 रातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पूरे साल में सबसे ज़्यादा होती थी। यानी कि मतलब आप जो हम लोग इवन नाइट्स पे नेटफ्लिक्स देखते हैं और मूवी नाइट्स करते हैं कि चलो कल करनी है इबादत, कल 21वीं है तो प्लीज़ नेटफ्लिक्स ना देखें, सीधी शराबत से नमाज पढ़ें। बिल्कुल नहीं, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, क्योंकि नबी फरमाया था कि जिसने लैलतुल क़दर मिस की, जिसको नहीं मिली, या वो सोता रह गया, या लेजीनेस, आउट ऑफ शेयर, नेग्लिजेंस, उसने नबी से फरमाते हैं कि वो सारी खैर से महरूम हो जाएगा। ओह वाओ। हमारे साथ एक और कॉलर हैं अली लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अली। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आंसर करना चाहूँगा इसका प्रश्न का। जी दीजिए। हाँ जी, सूरह क़दर जो है 97 नंबर पे है कुरान पाक में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे सवाल का जवाब देंगे? हाँ जी, इसके अलावा आप जो जिक्र करती हैं वो टमाटर और नींबुओं का करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड टेलिंग मी द आंसर अली। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल अगर आप अफशा से पूछना चाहें? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं तो इसमें एक चीज़ बस लास्ट में ये ऐड करना चाहूँगी अपना रोज। द क्रक्स ऑफ दिस इंटायर लैलतुल क़दर इज़, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, व्हाट इज़ योर स्टेटस बिफोर अल्लाह, और हाउ डज़ अल्लाह फील अबाउट यू, ठीक है,
मैं बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप अल्लाह के यहाँ आपका स्टेटस क्या लिखा जा रहा है या लिखना जाना चाहिए और अल्लाह आपको किस तरह देखता है, तो जज योरसेल्फ ऑन द नाइट्स ऑफ द लास्ट 10 days। जज योरसेल्फ ऑन द नाइट ऑफ द लास्ट 10 days, बिकॉज यहीं से आपको पता चल जाएगा आपका वहाँ पे किधर एंट्री हो रही है आपकी। आखिरी 10 रातों में हमारे खुद के जो अमल हैं अपने आप को खुद ही टेस्ट करें, क्योंकि अगर आप लेजीनेस और अच्छा अगले साल कर अच्छा छोड़ दो, अच्छा ये अच्छा वो, यू नो हाउ वी आर यू नो नेग्लिजेंट अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ, उसमें फिर आप ये चीज़ याद रखें, बहुत बड़ी इंसान खैर से महरूम होता है, तो इसको ना मिस करें। और फिर देखें सारी रातें 365 में से 5 nights and 10 nights इज़ नॉट इवन लाइक 100 hours। बिल्कुल 5-6 घंटे की बात है, 5-6 घंटे की बात है। अपने आप को इस अमेजिंग किस्म की बरकत से, रहमत से ना महरूम करें। थैंक यू सो मच अफशा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब देती हैं। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारी फेवरेट स्टोरी टेलर जो हैं वो हमारे सेट पे मौजूद हैं एक अमेजिंग नई कहानी के साथ। तो जितने भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको उठा के टीवी के सामने बिठा लें ताकि हम आपको अपनी अगली मेहमान से मिला सकें, स्टोरी सुना सकें। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारी फेवरेट स्टोरी टेलर यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलते हैं माइटी मॉम्स की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं द एब्सोल्युटली फैबुलस आंटी ताशी। तो आंटी ताशी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी तसल्ली हो रही है मुझे। अभी परेशानी, पिछली दफ़ा तो बहुत परेशान थी ना जी, तो लगा कि आसपास कुछ मेहनत की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इस कोविड को हम किसी तरह से हरा दें। तो लग रहा है आसपास कोशिश हो रही है, मेहनत हो रही है, जारी रहेगी इंशाल्लाह। इसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो वैसे अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप हमें कौन सी कहानी सुना रही हैं? अच्छा, बहुत ही प्यारी कहानी, बल्कि मज़े की बात है। पिछली दफ़ा आपने मुझसे पूछा था आंटी किताबें कहाँ से आ जाती हैं, मैंने कहा ऊपर से भिजवा देता है अल्लाह मियाँ, बिल्कुल सही किस्म की। तो कहानी शुरू से करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करना चाह रही हूँ कि मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमेशा जो एक चीज़ मुझे दिल को बहुत होती है, जो अल्लाह मियाँ को भी सबसे ज़्यादा पसंद है, और एक इंसानियत के वजह से सबसे अगर अच्छी चीज़ अगर किसी इंसान के बारे में कहा जाए तो वो कहते हैं वो सच बोलता है। और अब हमें पता है हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल रहमतुल लिल आलमीन हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो तो उनकी पैगंबरियत आने से पहले भी मशहूर थे, सादिक, अपनी सच्चाई की वजह से। तो उनका एक मैं किस्सा सिर्फ बताना बच्चों को चाह रही हूँ कि कहानी थी कि एक आदमी था, बहुत गलत काम करता था, लेकिन अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी हो तो देनी होती है। एक दिन वो हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरे में ये बुराई है, मैं चोरी करता हूँ, ये करता हूँ और मैं झूठ भी बोलता हूँ। अब बाकी बुराइयों के बारे में बच्चों के सामने मैं जिक्र नहीं करना चाह रही, तो आप मुझे बताएं मैं इनमें से एक छोड़ूँ तो क्या होगा? आपने कहा आप झूठ बोलना छोड़ दें। अब भाई उसने कहा अच्छा बस, और देखना क्या होगा। ऐसा ही हुआ, रात को गया, चोरी करने का इरादा हुआ। फिर उसको ख्याल आया कि अगर मैं चोरी करूँगा तो दूसरे दिन मुझसे पूछा जाएगा चोरी की थी, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, सच बोला तो हाथ कट गए, तो अब क्या करूँ? इसी तरह करते करते वो दूसरे दिन हज़रत के पास आए और कहा कि मेरी ज़िंदगी बदल गई कि मैंने जिस दिन झूठ छोड़ा। अब ये तो बातें जो हैं इतने बड़े बुज़ुर्ग और हस्तियों के बारे में है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं उस सिलसिले में एक बहुत प्यारी किताब लाई हूँ, इसका नाम है खिज़र्स ब्रेव ट्रूथ, और ये किताब जो लिखी है वो एंजेला वजी ने लिखी है। और एंजेला वजी की और उसकी तस्वीरें जो है ना, ऐनक की ज़रूरी होती है, आंटी ताशी से पढ़ा ही नहीं जाता, और वो हैं आमना फ़ारूक और फ़ातिमा नकवी ने लिखी है।
अब एंजेला के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ, वो एक मेरी तरह स्कूल टीचर हैं, माँ हैं, बेटी हैं और छोटी सी बिल्ली भी उनकी पेट रहती है उनके पास। मगर उन्होंने ये किताब डेडिकेट की है अपने वालिदैन के नाम में, जिन्होंने उनको बताया ईमानदारी क्या होती है, और अपने हस्बैंड के नाम पे, क्योंकि उन्होंने बताया कि सच की बुनियाद क्या होती है। और उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की कि ये मेरी दुआ है अल्लाह से कि मेरी जो बेटी है और वो सारे बच्चे जो ये कहानी सुन रहे हैं, अल्लाह मियाँ उनको हिम्मत दे कि वो सच बोलें। तो अब कहानी शुरू होती है हमारे छोटे से बच्चे खिज़र की, और खिज़र जो है वो अपने ख़ानदान में अपने फैमिली के साथ रहता है। अम्मी और बाबा, अब्बा को कहते हैं, 2 भाई हैं शाज़िल और आफ़ान, और उनको भाई जान कहते हैं, भाई कहते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा ही होता है, इज़्ज़त दी जाती है। और वो असल में पाकिस्तान से ओरिजिनली थे, मगर अब वो कनाडा में रहते हैं। अब खिज़र जो है बाकी बच्चों की तरह क्या पसंद करता है? बिरयानी, चाय और सालन रोटी खाना। और इसके अलावा खिज़र को सॉकर खेलना पसंद है, किताबें पढ़ना, मगर केक खाना तो बहुत ही पसंद है, और खाने से ज़्यादा काटना। हर ख़ानदान के सबसे पहले सालगिरह होती है, खिज़र उनका केक काट देता था। अब हुआ ये कि खिज़र को अपने ख़ानदान वालों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। वो आ गई मुसीबत। सोच के बताओ आजकल सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? सोचे आप रूज? कोरोना। कोरोना से कि हाँ कोरोना तो है, लेकिन वो मोबाइल जो बच्चों के हाथ में दे दी गई। अब खिज़र के अम्मी अब्बा ने सोचा कि अब बड़ा हो गया है उसका भाई आफ़ान, तो उसको मोबाइल दिया जाए। अब मोबाइल क्या आया कि खिज़र के भाई के पास वक्त ही नहीं होता था। भाईजान सॉकर खेले, जाओ मेरे पास वक्त नहीं है। भाईजान साइकिलिंग करें, वक्त नहीं है। यहाँ तक कि एक दिन बेचारा नन्ना से खिज़र अपने लिए किताब लाया है, बोर्ड गेम, नई बोर्ड गेम लाया, वो खेलते हैं। भाईजान ने चीखा और कहा तुम्हें पता नहीं है, अब तुम छोटे हो और मैं बड़ा हो गया और मेरे पास वक्त नहीं है चीज़ों का। खिज़र बेचारा रोता रोता चला गया अपने कमरे में, बहुत उदास था। भाईजान आज से पहले मुझ पे कभी चीखे नहीं थे। कमरे में गया, कुछ सोचा, ठहरो तो दई, भाईजान को मैं कुछ सबक देता हूँ और उनका मोबाइल छुपा लेता हूँ। बस जी आओ देखा रताओ देखा, भाईजान नहाने गए, जल्दी से चुपके से उनका मोबाइल लिया और मैं तकिए के नीचे डाल दिया और किताब पढ़ने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते आँख लग गई और वो सो गया। अब बेचारे आफ़ान भाई जो कर निकले तो उनका तो पसंदीदा मोबाइल ही कहीं ना मिले। ढूंढा बिस्तर के नीचे, सोफे के नीचे, इधर उधर, आखिर घबराते हुए नीचे गए, डरते डरते। बावर्ची खाने में अम्मी और बाबा थे, कुछ शक्ल से परेशानी नजर आई। पूछा क्या हुआ? मोबाइल नहीं मिल रहा, बस कहना ही था और अम्मी और अब्बा ने तो गुस्से से फट गए। पता था, हम तो सोच रहे थे आप बड़े हो गए हो, जिम्मेदार हो गए हो, लेकिन मुझे पता था, घुमा दिया ना नया मोबाइल। नहीं नहीं, बस जी सारे ख़ानदान ने ढूंढना शुरू कर दिया। शाज़िल भाई से पूछा, मुझे तो नहीं पता। खिज़र के कमरे गए, वो तो सो रहा था, इस बेचारे को क्या पता होगा। खैर ऐसा ही हुआ, डांट डपट होती रही। अब जी हमारे छोटे से खिज़र उठे, आँखें जो साफ करते करते, अरे घर तो बहुत खामोश है, बावर्ची खाने से आवाज़ें भी आ रही हैं। लगता है आफ़ान भाई को कुछ डांट डपट हो रही है। अब कुछ बात समझ आई, आवाज़ें आ रही थी बावर्ची खाने से, बहुत डांट डपट की। जब वो बावर्ची खाने में गया तो क्या देखता है, अम्मी और बाबा खड़े हुए हैं, आफ़ान भाई को डांट पिट रही है सख्त किस्म की। देखा खिज़र क्या हुआ? यही हुआ, मोबाइल लेके दिया, गैर जिम्मेदार समझते थे हम बड़े हो गए और संभाल नहीं सके। अब खिज़र तो बस उसका तो रंग उड़ गया, परेशानी से भाई को देखा, आंखें लाल, नाक लाल, आफ़ान भाई तो रो रहे हैं। अब क्या करूं? मेरा तो बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था कि मैं किसी को तकलीफ़ दूं। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा उसको सबक देना चाह रहा था कि वो बहुत गलत काम करे, हमारे साथ वक्त नहीं गुजारे, और मोबाइल अच्छी चीज़ भी नहीं होती, इतना अपनी सेहत वगैरह ख़राब होती है। ऐसे करता हूँ, खिज़र ने सोचा, मैं उसको चुपके से भाई के कमरे में दोबारा रख देता हूँ, आफ़ान भाई के कमरे में, और फिर वो जब आएंगे तो मैं कहूँगी देखिए देखिए यही तो पड़ा हुआ था, आपको शायद नज़र नहीं आए। अब इरादा तो खिज़र ने ऐसा ही किया, लेकिन एक और बहुत हमारी सबसे बड़ी हस्ती है जो हमें हिदायत देती है, हमारे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने खिज़र को हिदायत पे रखा
और उसको एकदम से छोटा सा बच्चा था, ख्याल आया कि मेरी कुरान टीचर ने मुझे बताया था कि अल्लाह मियाँ को वो लोग बहुत प्यारे लगते हैं जो सच बोलते हैं, और ना सिर्फ ये, वो उन लोगों को दोस्त भी नहीं रखता जो झूठ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, दोस्त नहीं रखता जो झूठ बोलते हैं। इसके अलावा क्योंकि खिज़र जो था, उसके अम्मी और बाबा एक बेहतरीन इंसान थे, उन्होंने अपने बच्चों की मेहनत से परवरिश की थी, तो वो उनके साथ वक्त भी लगाते थे। तो उनको एक और बात भी याद आई, अम्मी और बाबा ने कहा था कि अगर किसी चीज़ की परेशानी होगी ना तो आप मेरे पास आके बात कर लेना, हम हर चीज़ का मसला भी निकाल देंगे। फिर जी बस खिज़र को पता था कि यही बात है, अल्लाह की हिदायत है और मेरे अम्मी बाबा की मेरी सपोर्ट है, मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ। उसके अलावा फिर खिज़र जो था ना अपने कमरे में गया और फिर वो बैठा जानमाज़ पे, और उसने नफल पढ़े 2 और अल्लाह मियाँ से दुआ की। और क्या दुआ की कि अल्लाह मियाँ मुझे हिम्मत दें कि मैं सच बात करूँ, मुझे मजबूत कर दे। अब वो चुपके से बावर्ची खाने में आहिस्ता से गया, सारे ख़ानदान वाले उसको गौर से देख रहे थे क्या हुआ। आहिस्ता से जेब में से अपना भाई आफ़ान का मोबाइल निकाला, सब देख रहे थे, और अपने भाई को ला के दिया। आफ़ान भाई, मैंने बहुत गलती की, मैंने आपका फ़ोन छुपा लिया था कि मैं आपसे नाराज़ था, आप मेरा दिल तोड़ रहे थे ना, मगर मेरा ये मतलब तो नहीं था कि आपको इतनी डांट पिटे, अम्मी अब आपसे नाराज़ होएं, आपका दिल दुखे, तो मुझे माफ़ कर दे। ये देखो ज़रा बच्चों, उसने माफ़ी मांगी अपनी गलती की। अब चीज़ सब के सब, और उसने ज़ोर से आंखें यूँ बंद कर दी। पता है क्या हुआ? आंखें बंद कर दी। मेरे क्या ख्याल है बच्चों, क्या हुआ होगा? आप बताओ, जब आप ऐसी हरकत करेंगे तो क्या होता है? एकदम से सारे लोगों ने खिज़र को बोसा देना शुरू कर दिया और चूमना शुरू कर दिया। उसने आंख खोल के देखा, ये क्या हो गया? मैंने तो बहुत गलत काम किया था, ये मुझे सब प्यार क्यों कर रहे हैं? उसकी अम्मी ने कहा, बेटा मैं आपके कमरे में गई थी और मुझे मोबाइल नज़र आया था तकिए के नीचे, लेकिन मैंने वहीं छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि आप हमसे झूठ नहीं बोलोगे और आप वही करोगे जिसका सबक हमने आपको दिया है, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप आओगे, और आप आए और आपने वैसा ही किया, सच्ची बात की और अपनी गलती मानी, और हम सब बहुत आपसे खुश हैं। अब बच्चों ये तो बात बड़ी खुशी की हुई, सबने चूमा, खुशी की इस बात सिलसिले में। मगर फिर क्या हुआ कि सब आफ़ान भाई को भी ख्याल आया, देखा गलती एक तरफ से नहीं होती। आफ़ान भाई को भी बात समझ आई, उसने भी आके खिज़र को प्यार किया, उससे माफ़ी मांगी और उसको कहा कि पता है क्या, मुझे पता है खिज़र, मैं आपका बड़ा भाई हूँ और मैं बहुत गलत काम कर रहा था। ये जो मोबाइल है ना, ये हमारी सेहत के लिए मुफीद चीज़ नहीं है। कभी कभार जब ज़रूरत है, मगर 24 घंटे ना मैं सॉकर खेल रहा था, ना मैं कोई अच्छे काम कर रहा था। कभी कभार तो अम्मी को पता ना चले, नमाज भी रह जाती थी, ऐसे भी हो जाता था। तो मैंने बड़ी गलती की और आगे को मैं बहुत ख्याल रखूँगा। चलो सॉकर भी खेलेंगे, साइकिलिंग भी करेंगे और वो तुम्हारी नई बोर्ड गेम भी खेलेंगे। और शाजिल भाई ने तो देखा बड़ा ड्रामा टेंशन वाला घर में हो रहा है। तो पता है उसने क्या किया? उसने कहा, अच्छा अब तो हम इस खुशी में कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? चॉकलेट केक खाएंगे, जो खिज़र का पसंदीदा केक है। और फिर उसको कौन काटेगा? कौन काटेगा? सब ने मिलके कहा उसको खिज़र काटेगा। और यही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ख़ानदान वालों ने पढ़ा। और एक ये बहुत प्यारी सी छोटी तो नहीं, बहुत बड़ी कहानी है, मगर छोटे तरीके से बताई गई है। क्या ज़बरदस्त कहानी है। आंटी ताशी अमेजिंग कहानियाँ बताती हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब लोग भी सच बोलेंगे, है ना आंटी ताशी? मैं बताती तो हूँ, क्रेडिट तो लिखने वाले पे है। बिल्कुल, मैं तो बस पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है ना? तो क्रेडिट तो जो है, जो ऐसे लोग हैं जो इतनी अच्छी किताबें लिख रहे हैं, सोचते। और पता है इस किताब की मुझे खूबसूरती ये लगी कि ये हमारी ज़िंदगी की डे टू डे किताब है, जो हम सब के घरों में आजकल हो रहा है। तो मुझे इसलिए बहुत मेरे दिल को ये बात अच्छी भी लगी कि, और इससे ज़्यादा बच्चों को असर होता है
क्योंकि हम बड़ी बड़ी हस्तियों के अपने ज़िंदगी में बात तो करते हैं, मगर बच्चों को, बड़ों को समझ आती है, लेकिन अभी बच्चों को उनको जिक्र ज़रूर करना चाहिए उनके बारे में कि उनको पता हो, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको समझ आएगा। प्यारे बच्चों, आप आई होप सच बोलते ही होंगे, और अगर आप हमें कॉल करके हमसे बात करना चाहते हैं, आंटी ताशी से बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं और आंटी ताशी छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे और बातें करेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एवरीवन। आई होप कि प्यारे बच्चों को कहानी जो है सच्चाई की वो बहुत अच्छी लगी होगी। आंटी ताशी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी, इसीलिए तो मैंने कहा ये तो ज़रूर अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। इतनी ज़्यादा ज़रूरी बात है सच बोलना, बहुत। मुझे तो लगता है बस ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे कि मैंने कहा ना, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही बुरे शख्स को एक चीज़ उसमें बदली तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, पूरी ज़िंदगी। बिल्कुल। जैसे आप, मुझे और भी मेरी एक बहुत अच्छी प्यारी बहन है आयशा, उनसे मैं हमेशा पूछती रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़ी एक और किस्सा सुनाया कि हज़रत अब्दुल कादिर शेख एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। तो जब वो छोटे से बच्चे थे, वो बहुत दूर पढ़ने जा रहे थे, तो उनकी अम्मी ने उनको 40 दरहम, उस ज़माने में ऐसा ही होता था, उनकी जेब में सी कर दे दिए कि ये आपके लिए है। रास्ते में डाकू ने उनको पकड़ लिया। अब उस डाकू ने आके छोटे से बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तो उसने जवाब दिया 40 दरहम। बहुत ज़्यादा उस वक्त पैसे होते थे। वो हैरान रह गया कि तुमने सच्ची क्यों हमें बता दिया? मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि हमेशा सच बोलो। तो वो जब डाकू ने ये सोचा कि यार ये क्या बात हुई, एक छोटा सा बच्चा भी मुझे सच बोल रहा है, तो उसके दिल में भी रहम पैदा हुआ और उसने वो गलत काम छोड़ दिया। तो छोटे से बच्चे थे, लेकिन बाद में बहुत बड़े बुजुर्ग भी हुए। तो सच्चाई के तो कोई बदल ही नहीं है ना, सच बोलो, रात को नींद सुकून, दिन अच्छा, बस सुकून है। मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आप एक चीज़ ही कर लो, सच्ची बात, दिल के अंदर, पेट के अंदर वो जो गुड़गुड़ होती है ना, जब अम्मी से झूठ बोलते हैं, बिल्कुल वो भी नहीं होती। और वो कहते हैं ना, एक झूठ से 100 झूठ बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। सच्ची मुच्ची ऐसे होता है। अब मेरी अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा है, सुनाना नहीं चाह रही, मगर अब मुझे लग रहा है वो डाकुओं से किस्सा आया था। पता है, एक बार मेरे घर में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, और मैं शौकीन तो हूँ ना, क्या करूँ इन चीज़ों की। तो वो जब मुझसे पूछे कि ये सोना है, तो मैं कहती थी कि आपको मैं कहूँगी नहीं है तो आप मानेंगी नहीं, तो फिर ले जाए, आप लेने आए हैं। तो बाद में मैंने सोचा, बच्चों पता है ये क्या बात थी? मैंने एक अल्लाह मियाँ से मांगा था कि कोशिश करूं कि झूठ ना बोलूं। और पता है अजीब बात है रूज, कि वहाँ जब मेरी ज़िंदगी को मुश्किल पड़ी थी, उस वक्त भी अल्लाह मियाँ ने बहुत रहम किया। लेकिन एक और बड़ा रहम ये किया कि मुझसे झूठ नहीं बुलवाया। मगर मैंने मांगा था अल्लाह मियाँ से, हिदायत मांगी थी बच्चों। तो कहते हैं ना, अभी हमें अफशा ने कहा, मैडम अफशा ने कितनी अच्छी बात की थी, ये वक्त है, वो आखिरी रातें हैं, एक तो दुआ मांगो अल्लाह मियाँ से जो आप चाहते हो, मग़फ़िरत की, और अपने माफ़ी मांगो अगर अब से पहले जो कुछ होता रहा, और फिर हिदायत कि अल्लाह मियाँ आगे बस एक चीज़ करते, झूठ ना बोले, बहुत ज़रूरी है। और आंटी ताशी, आपके कपड़े भी बहुत खूबसूरत हैं, कहाँ से लिए आपने? अच्छा आंटी ताशी, मैंने कहा ना हर चीज़ की शौकीन है, मगर जब दो चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, खूबसूरत कपड़ा और कोई प्रोजेक्ट। अब ये जो है ना, उसे मैंने पढ़ा कि खातून हैं जो बहुत गरीब औरतें जो घर से निकल सकती, उनके हालात बहुत ख़राब हैं, तो उनको वो कपड़ा और लेस ला के देती हैं, और वो ये हसीन दुपट्टे अपने हाथ से बनाती हैं। मुझे तो पता नहीं, कपड़ों का तो शौक़ है। उसी वक्त उनको फ़ोन किया, मेरियन उनका नाम है, मैंने कहा मेरा दुपट्टा पहुँचा दो। फिर जी हुनर घर तो मेरा पैशन है, अनदर वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। और आप सोच नहीं सकते, आप ये देखें, हमारी घर पे बैठी हुई लड़कियाँ बना रही हैं, और उनको मुआवजा मिल रहा है, घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे अपना घर सब छोड़ना होता है। फिर मेरा ऑल टाइम फेवरेट सितारे, अनदर प्रोजेक्ट।
कितना प्यारा बैग है। देखिए जरा ना, पता है मैं तो हैरान हूँ कितना हुनर है हमारे मुल्क में। और इन औरतों में जो घर में बैठे हुए, तो इनको तो बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। बास को अक्सर जिनके हालात बहुत ख़राब हों तो हर चीज़ तो आंटी ताशी तो ऐसी चीज़ें ढूंढती रहती है। वैसे भी और भी चीज़ें। आंटी ताशी इस बैग में क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ जो आजकल हम सबको करनी है, सैनिटाइज़र, ठीक है, और बोलें क्या, मास्क पहनना है और घर पे बैठना है। प्लीज आजकल बस अरूज हो नहीं सकता ये, हम लोग अब नहीं निकल सकते। देखिए सिर्फ 2-3 हफ्ते की बात है, अल्लाह करे 1 महीना बस निकल जाए हम सब के लिए। हम यूं मुड़ के ऐसे कौम मिल के रहे और इरादा कर लेंगे घर से फजूल कामों के लिए नहीं निकलेंगे। कपड़े, चीजें, जूते सब कुछ आ जाएगा, घर पर आ जाता है। आंटी ताशी देखो इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं, घर पे बुला लेती हैं। सच्ची मुझे घर पे आते हैं, किताबें और चीजें देखो, दिल की बात होती है। तो पिछले साल के कपड़े पहन लो, मगर जान है ना, घर में बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखना है। गए बाजार से और ये कोविड लेकर आ गए, क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ? और पता है जिस तरह आपने देखा था ना खिज़र ने कैसे अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारता था, हम भी ऐसे कर सकते हैं। बोर्ड गेम्स खेलें, मज़े करें, तो बस अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और झूठ से दूर, सच्ची बात। थैंक यू सो मच आंटी ताशी, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा इतनी मज़े की बातें करती हैं, इतनी अच्छी बातें करती हैं। सच बोलें आंटी ताशी जैसे कह रही हैं वैसे ही करो छोटे बच्चों। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। अब हम बच्चों के लिए कुछ मज़े की रेसिपीज़ बनाएंगे, तो देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आपको लेके जाने चल रहे हैं अपने अच्छे वाले मज़ेदार से पार्ट के ऊपर, वो है रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड। तो चलते हैं कुछ खाना बनाते हैं। हम लोग आज अपने शेफ़ आसिफ हबीब के साथ हैं। क्या बन रहा है शेफ़? शेफ़ आज हम बना रहे हैं कैल्सन की स्पेगेटी है और उसका हम आर्टिचोक के साथ बना रहे हैं, और एक ये नया फ्लेवर दे रहा हूँ मैं इसमें। आर्टिचोक इज़ ट्रेडिशनली इटालियन कुकिंग, तो आप लोग मतलब आर्टिचोक इटालियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फ्रेंच में भी होता है, बट इटालियंस रियली लव। तो पास्ता एंड आर्टिचोक क्लासिक इटालियन कॉम्बिनेशन है। क्या बन रहा है? तो शेफ़ हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, बिल्कुल। अच्छा, ये वाला वो बीच वाला। ओके, कभी कभी चूल्हा सिर्फ मेरी बातें सुनता है। अच्छा, अभी गैस नहीं आ रही, हमारे गांव में गैस नहीं है, मगर हमारे पास कॉल्सन का पास्ता जो है वो मौजूद है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कॉल्सन का पास्ता पिछले 50 साल से हम सब लोगों की कबर्ड्स के अंदर, इन रेस्टोरेंट्स, इन आवर हाउसेस मौजूद होता है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये कॉल्सन का पास्ता जो है ये बेहतरीन गंदम से बनता है, यूरोपियन प्लांट्स के ऊपर। और क्योंकि ये अमेजिंग सा पास्ता जब बनता है तो ये पास्ता जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में भी अवेलेबल होता है। आज हम कॉल्सन की स्पेगेटी इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेगेटी के साथ हम लोग आर्टिचोक और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एक मज़ेदार रेसिपी बता रहे हैं, मगर आप इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें बना सकते हैं हमारे पास, क्योंकि कॉल्सन की एक बहुत लंबी चौड़ी रेंज मौजूद है, जिसके अंदर स्पेगेटी है, एग नूडल्स हैं, एल्बो मैकरोनी है, स्पाइरल है, बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि इसके अंदर इसकी जो इजी रेडी टू ईट वाली लाइन है, जिस तरह कि यहाँ पे ये ग्रीन टिक्का मैकरोनी पड़ी है, हमारे पास अचारी पास्ता है, बहुत सारे मज़े के कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अपनी किसी भी बड़े आराम से नियरेस्ट जो दुकान है वहाँ से ख़रीद सकते हैं, बहुत बासानी मिल जाते हैं। और आप अपने घर के अंदर कुछ सोचे समझे, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही हो, झटपट में कुछ बनाना है,
तो बहुत जल्दी से, बहुत आराम से आप ये वाली रेंज ला सकते हैं और आप इसके साथ बहुत अच्छे से एक बाआसान किस्म का खाना बना सकते हैं, स्नैक बना सकते हैं। वो जो बेवक्त की भूख होती है, जब कुछ समझ नहीं आता और फ्रिज में कुछ भी नहीं होता, उस टाइम के लिए बहुत अच्छा है। तो ज़रूर ये लेकर आइएगा। इसको अपने घर में स्टैंड बाय के ऊपर ज़रूर रखें। इसी के साथ अब शेफ़ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शेफ़ हमने सबसे पहले इसमें ऑयल डाला और गार्लिक को हाफ टर्न कर लिया। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं आर्टिचोक। सही। और इसके साथ हम डालेंगे अनियन। ठीक है। आर्टिचोक बाय द वे कैन की सूरत में बड़े आराम से मिल जाते हैं। आप लोगों को बताने चाहती हूँ कि आर्टिचोक का कैन मिलता है। हमारे मुल्क में फ्रेश आर्टिचोक मिलना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर इसके आर्टिचोक हार्ट्स का और आर्टिचोक लीव्स का इसका कैन मिल जाता है। उसके अंदर से पानी निकाल के आप इसका आर्टिचोक को पेपरिका डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून के करीब। और इसमें हम थाइम डाल रहे हैं। थाइम डाल रहे हैं, ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब है। अमेजिंग। और हमने इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड करना है। ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून चिकन पाउडर गया, पेपरिका गया, थाइम गया। सही। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर सौटे किया। जी। क्या बात है। खुश है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। साथ साथ आप लोगों के आपको रेसिपी भी देखने को मिल रही है। अच्छा, स्टॉक भी है। स्टॉक वाटर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, चिकन स्टॉक वाटर आप अगर जब भी कभी यखनी बनाएं ना घर के अंदर, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको एक आइस क्यूब ट्रे के अंदर डाल के स्टोर कर लें। वो फिर आपके पास चिकन स्टॉक होती है, वो आइस क्यूब की सूरत में। क्या हम स्पैगेटी डाल दें इसमें? वाह भाई, बड़ी कोई झटपट रेसिपी चल रही है। शेफ इज़ ऑन फायर टुडे। क्या बात है, स्पैगेटी भी डल गई। अच्छा, स्पैगेटी के अगर आप भी कभी भी इत्तेफाक हो आप लोग लेकर आएँ, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसको उबालने की। तो आप इसको बड़े बासानी उन इंस्ट्रक्शंस में उबालें। कभी भी ठंडे पानी में ना डालें और फिर प्रोडक्ट को ब्लेम ना करें ठंडे पानी में डालने के बाद। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पैगेटी को हमेशा गर्म पानी में डालें। ये पार्सले डल चुका है और बेसल डल चुका है हमारे पैन के अंदर और फ्लिपिंग हो रही है बहुत तेज़ी से। और क्या हुआ है? हमने इसमें पार्सली डाला है चॉप, और बेसल के मैंने साबुत लीफ रखे हैं इसमें। सही। और स्प्रिंग अनियन। ओह वाओ, स्प्रिंग अनियन। लास्ट में इसमें डाल रहे हैं लेमन जूस। लेमन जूस। क्या बात है। नमक का इस्तेमाल? नमक का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, असल में चिकन पाउडर का किया। ओके जी। चिकन पाउडर के अंदर थोड़ा नमक होता है, तो शेफ ने कहा कि नहीं, हम नमक नहीं डालेंगे। मगर क्या आप हमारी स्पैगेटी जो है ये रेडी है हमारी इस वक्त। वाओ, इसको कहते हैं झटपट। क्या बात है, वाउजर। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ करना चाहती हूँ। शेफ अगर 2 कांटे देंगे, 2 कांटे वो वाला करके दिखाए ना सब लोगों को, वो जो वो होता है घुमाया हुआ। हाँ, ये देखें, ये है ट्रिक रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटिंग का। ये 2 कांटे लें और उसके बाद इसको घुमाएं। हाय हाय, सही है। और उसके बाद आपकी जो प्लेटिंग होती है वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। फिर हम लोग उसके अंदर ज़रा थोड़ा सा नहीं, ये जो चीटिंग होती है चुन भून के इधर उधर कर लेते हैं, हम लोग वो कर लेते हैं। इसके ऊपर हम गार्निश कर रहे हैं पार्सली का। एक दफ़ा शेफ जल्दी से अगर रेसिपी रिपीट कर दें। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने ऑयल डाला था और उसके बाद हमने गार्लिक डन किया। उसके बाद इसमें हमने आर्टिचोक डाला और अनियन हमने डाली। इसको हमने हल्का सा सोते किया, मतलब हल्का सा हाफ डन कर लिया। ठीक है। उसके बाद पेपरिका, थाइम और चिकन पाउडर, मतलब सारा टेस्ट हमने इसमें डाला ताकि वेजिटेबल में भी इसका टेस्ट आ जाए। सही। और उसके बाद जो हमने चिकन स्टॉक रखा था वो इसमें डाला ताकि सारे स्पाइस एक साथ दोबारा से वेजिटेबल में लगें। और स्पैगेटी डालकर हमने उसको टोस्ट कर लिया उसमें। और बाद में हमने बेसल और पार्सली और स्प्रिंग अनियन हमने इसमें अच्छा, इस तरह की जो सिंपल डिशेस होती हैं कि क्या ज़बरदस्त किस्म की शेफ़ ने आप लोगों के लिए इतनी मज़ेदार और इजी रेसिपी बनाई है। ये बहुत क्विक होती हैं। तो जब भी अगर आप कुछ क्विक फिक्स चाहते हैं ज़िंदगी में, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ईजी रेसिपीज़। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ऑब्वियसली इफ़ यू रिमेंबर, मेरे पास अफ्तारी के वाउचर्स हैं फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा एंड फ्रॉम जशन बाय जिनसोय। तो मैं वाउचर्स के जो विनर्स हैं उनको अनाउंस करना चाहती हूँ। और मेरे पास ये आए हैं। मैं कितने विनर्स अनाउंस कर सकती हूँ? 2, राइट? ओके, तो मेरे पास 4 पर्चियाँ हैं। शेफ़ एक आप निकालो, एक मैं निकालूँ। चलो, तो बताएं ना आप कौन है पहला विनर आज का? अनम है, ये लाहौर से। अनम लाहौर से। और मेरे पास हैं अजीम कराची से। कंग्रेचुलेशंस अनम और अजीम, आप लोगों को हमारी जानिब से अमेजिंग किस्म का ये
रमज़ान की इफ्तारी का वाउचर फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा एंड फ्रॉम जशन रेस्टोरेंट एंजॉय कीजिएगा और हमें याद कीजिएगा दुआओं के अंदर। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। शेफ़ हमें क्या रेसिपी बना के दिखा रहे हैं? हम बना रहे हैं फ्रेंच अनियन चिकन है हमारे पास, ये न्यू है और चीज़ के साथ है, ये काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। अनियन चिकन, अगर आपने इसकी रेसिपी जाननी है तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ शेफ़ आसिफ हबीब हैं जिन्होंने बहुत झटपट करके हमें एक बड़ा अमेजिंग किस्म का पास्ता तो रेडी कर दिया है। अब अगली डिश क्या रेडी होने जा रही है हम देखते हैं क्या हो रहा है। आज हम बना रहे हैं ये फ्रेंच अनियन चिकन है हमारे पास, ठीक है, और वो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। सही, और ये भी बहुत ईजी रेसिपी है। सही, सही है। पैन हो गया है गरम, इसको छोड़ दो, सही है, सेटिंग ओके। फिर चिकन ब्रेस्ट जो है उन्होंने हैमर करी ब्रेस्ट में जो है हैमर करके रखा है हमने। इसमें सिर्फ आपने सॉल्ट डालना है इसके टॉप पे और पेपर, सही, दोनों साइड पे, दोनों साइड पे सॉल्ट और पेपर लग रहा है। जब तक शेफ़ सॉल्ट और पेपर लगाकर अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बास्केट का भी एक विनर अनाउंस करना है। सैडली सिर्फ एक कर सकती हूँ, ज़्यादा विनर्स नहीं कर सकती, वेरी सॉरी। मगर बास्केट का जो सही सवाल का जवाब था वो यस, सब लोगों ने नोटिस करा है, बिल्कुल ठीक करा है। मेरे टमाटर के साथ एक अनहेल्दी किस्म की ऑब्सेशन है क्योंकि टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। उसकी वजह मुझे नहीं पता क्या है, मगर 20 रुपये से, मतलब 20-25 रुपये से ऑल द वे 400 रुपये तक मुझे बड़ा अनफेयर लगता है। इसलिए मैं आजकल आप लोगों को अर्ज कर रही हूँ दोबारा से कि नाजरीन जाके टमाटर ख़रीद लें, इस वक्त सस्ते हुए हैं। इसके बाद जब वो महंगे हो जाएंगे, 400 पे चले जाएंगे, तो चीखें ना मारिएगा, मुझे याद करिएगा। और अगर आपने कर ली मेरी बात के ऊपर, मान लिया, तो उसके ऊपर यू नो कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। मेरे पास विनर हैं अली लाहौर से। कंग्रेचुलेशंस अली, आप ये बास्केट हमारी तरफ से जीत गए, थैंक यू सो मच। हम लोग चिकन के अंदर बटर डाल चुकी है, चिकन पैन में जा चुकी है और तेज़ी से पक रही है। ओके, अच्छा, जल्दी से जब पक जाएगी तब फिर क्या करना है शेफ़, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। अच्छा शेफ़, ये पकने के बाद जो हमने इसको इसमें कैरामलाइज्ड अनियन डाल दी, अनियन डाल के बटर के साथ सॉल्ट एंड पेपर और चिकन स्टॉक हमारे पास रखा है जी, चिकन स्टॉक के साथ हमने उसको हल्का सा बना लेना है, ठीक है, नरम कर लेना है इसको। हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फिर ये करना है कि हमने अनियंस को इसी पैन के अंदर कैरामलाइज करना है और कैरामलाइज करने के बाद उसके अंदर स्टॉक डालेंगे, उसके ऊपर फिर हम लोग चीज़ को मेल्ट करेंगे। शदीद आसान है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। इसके जो है वो आ रहा है जी, रेसिपी कार्ड चल रहा है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखें, इसको ज़रूर पकाएं घर पे और यू नो डेफिनेटली ट्राई करें। चिकन हो गई है हमारी। अच्छा, साथ में ये बताती चलूँ कि शेफ़ ने यहाँ पे बनाया हुआ है सालसा। सालसा जो है वो बहुत ही आसानी से बासानी बन सकता है। बारीक कटे हुए हैं टमाटर और उसके अंदर डला हुआ है थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा सिलांट्रो, थोड़ा सा अनियन, और ये एक मज़ेदार किस्म के सालसा के साथ आप इसको साइड पे दे सकते हैं। हम लोग तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं, मैं और आसिफ की जल्दी आपको बना के दे सकें कुछ भी इसके अंदर। ये बहुत आसान रेसिपी है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कोई भी बना सकता है। बटर के साथ अनियंस, यमी। ठीक है नाजरीन, मेरी तरफ से, आसिफ की तरफ से आपको बहुत बहुत यू नो आप इंजॉय कीजिएगा अपना संडे। हम लोगों को जाना है नौकरी के ऊपर। आसिफ वेव कर दो बाय द वे।
थैंक यू सो मच आप लोगों का देखने का। हम लोग जा रहे हैं और अपनी रेसिपी को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। हमें कल सुबह आप दोबारा मिलेंगे आपसे एक नए शो के साथ। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ स्टे सेफ। कोरोना अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है।